वेलकम बैक गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने अपने चैप्टर को छोड़ा था। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7 एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट और इसमें सेक्शन 29 से 42 तक कवर किया गया है। तो सेक्शन 29 है अथॉरिटीज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट। मीन्स कौन कौन सी जो अथॉरिटी है इस एक्ट को एनफोर्स करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मीन्स लागू करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो जनरली जो है वो फूड अथॉरिटी और स्टेट फूड अथॉरिटी ही है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है इस एक्ट को लागू करने के लिए। सेक्शन 30 है कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट। तो प्रत्येक स्टेट का एक कमिश्नर होता है फूड सेफ्टी का, तो उसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसमें दी गई है। नेक्स्ट है सेक्शन 31 लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस। यानी फूड बिजनेस अगर आप चला रहे हैं तो उसको लाइसेंस करने का, रजिस्ट्रेशन करने का क्या क्या प्रोसीजर्स है और कंडीशंस है वो सारी इसमें दी गई हैं। सेक्शन 32 है इम्प्रूवमेंट नोटिस। कई बार फूड बिजनेस में दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम अराइज होती है, तो उसको नोटिस दिया जाता है। तो जो इम्प्रूवमेंट नोटिस जो है वो सेक्शन 32 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 33 प्रोविजन ऑर्डर्स। तो इसमें जनरली ये होता है कि अगर कोई फूड बिजनेस चला रहा है और उसमें कोई गिल्ट मतलब कोई कमी पाई जाती है तो उसको इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाता है। और सेंट्रल के पास और इस एक्ट के अंदर ये भी अथॉरिटी है कि वो किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो उसके यूज से वो प्रोहिबिट कर सकता है, मीन्स मना कर सकते हैं। जैसे कि कोई यूटेंसिल्स हो गया, कोई अगर इंग्रेडिएंट हो गया जिसकी वजह से हार्म हो रहा है, तो वो इसके सेक्शन 33 के अंडर ये पावर प्रोवाइड किया गया है कि वो मना कर सकते हैं यूज करने से। उसके बाद है सेक्शन 34 इमरजेंसी प्रोविजंस नोटिस एंड ऑर्डर्स। तो इसमें इमरजेंसी प्रोविजन नोटिस और ऑर्डर में ये होता है कि अगर कोई पता चला है कि फूड हजार्ड इसकी वजह से क्रिएट हो रहा है कुछ, तो तुरंत उस चीज को मना की जा सकती है नोटिस देकर। इसलिए ये इमरजेंसी के केस में ही आ गया। देन सेक्शन 35 है नोटिफिकेशन ऑन फूड पॉइजनिंग। अगर किसी वजह से किसी कोई फूड बिजनेस चला रहा है उसकी वजह से कोई अगर फूड पॉइजनिंग होता है किसी मटेरियल के यूज की वजह से या फिर कोई इंग्रेडिएंट के यूज की वजह से, तो उसके लिए नोटिफिकेशन दी जाती है। देन उसके बाद है सेक्शन 36 डेजिग्नेटेड ऑफिसर। डेजिग्नेटेड ऑफिसर का क्या रोल है, कैसे अपॉइंट करते हैं, कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो सेक्शन 36 में दी गई है। सेक्शन 37 है फूड सेफ्टी ऑफिसर। मीन्स फूड सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कैसे करना है, कौन बन सकता है, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है सेक्शन 37 में दी गई है। देन सेक्शन 38 है पावर्स ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। उसके कौन कौन से पावर है, तो ये सेक्शन 38 में दी गई है। सेक्शन 39 है लायबिलिटी ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर इन सर्टेन केसेस। किसी सर्टेन केसेस में क्या क्या फूड सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है, ये सेक्शन 39 में दिया गया है। देन सेक्शन 40 है परचेजर में हैव फूड एनालिस्ट। जो परचेज कर रहा है जो इंग्रेडिएंट जो फूड, उसके पास एक फूड एनालिस्ट हो सकता है। मीन्स वो एनालाइज कर सकता है, टेस्टिंग कर सकता है कि उसमें क्या क्या मतलब इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, ताकि कोई इश्यू अराइज ना हो। अगर कोई ये डील करता है कि हमारी इस फूड में ये चीज प्रेजेंट नहीं है लेकिन बाई चांस प्रेजेंट है, तो उसके पास परचेजर के पास फूड एनालिस्ट हो सकता है कि वो टेस्ट करके पता लगा सके कि हाँ ये चीज जो बता रहा है वो प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद है सेक्शन 41 पावर ऑफ सर्च सीज्योर इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। मीन्स जो सर्च इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन इन सब के जो पावर है वो सारी सेक्शन 41 में दी गई हैं। सेक्शन 42 है प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन। मीन्स अगर कोई गिल्ट पाया जा रहा है तो जो प्रोसिक्यूशन को लॉन्च करने के क्या क्या प्रोसीजर्स हैं वो सारी सेक्शन 42 में इंफॉर्मेशन दी गई है। चैप्टर 8 एनालिसिस ऑफ फूड। इसमें सेक्शन 43 से 47 तक कवर किया गया है। सेक्शन 43 रिकॉग्निशन एंड एक्रेडिएशन ऑफ लेबोरेटरीज रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड रेफरल फूड लेबोरेटरी। तो इसके अंतर्गत जो फूड अथॉरिटी होते हैं वो फूड लेबोरेटरी और रिसर्च इंस्टीट्यूशन को वो एक्रेडिएशन प्रोवाइड कर सकते हैं नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड से, ताकि वो टेस्टिंग और अपनी लेबोरेटरी में कैलिब्रेशन वगैरह कर सके। इसके लिए रिकॉग्निशन जो है वो फूड अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। तो इन सब की जो रिकॉग्निशन और एक्रेडिएशन की जो भी इंफॉर्मेशन है लेबोरेटरी से रिलेटेड वो सेक्शन 43 में इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद है सेक्शन 44 रिकॉग्निशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी फॉर फूड सेफ्टी ऑडिट।
तो फूड सेफ्टी ऑडिट के लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन और जो एजेंसी है वो फूड सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट कर सकता है, उसका रिकॉग्निशन जो है वो सेक्शन 44 में दिया गया है। उसके बाद है सेक्शन 45, फूड एनालिस्ट। तो फूड एनालिस्ट का जो सिलेक्शन जो है वो फूड सेफ्टी का कमिश्नर करता है। मीन्स कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो है वो फूड एनालिस्ट को अपॉइंट करता है, और ये जो फूड एनालिस्ट है वो टेस्टिंग वगैरह करने के लिए ये अपॉइंट किया जाता है। तो इन सब से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है कि फूड एनालिस्ट को कैसे अपॉइंट करना है, तो वो सब सेक्शन 45 में दिया गया है। उसके बाद फूड एनालिस्ट के क्या क्या फंक्शंस हैं वो सेक्शन 46 में प्रोवाइड किया गया है इसकी इंफॉर्मेशन। सेक्शन 47 है सैम्पलिंग एंड एनालिसिस। अगर किसी भी फूड सैंपल की सैम्पलिंग और एनालिसिस और टेस्टिंग वगैरह करना है तो उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सेक्शन 47 में दिया गया है। तो सैम्पलिंग और एनालिसिस करने से पहले रिटर्न में ये नोटिस देना पड़ता है जिसका हम फूड सैंपल चेक कर रहे हैं। तो ये सारी जितने भी इंफॉर्मेशन है सेक्शन 47 में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है चैप्टर 9, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, और इसमें सेक्शन 48 से 67 तक कवर किया गया है। सेक्शन 48 है जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस, यानी ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस है जिसकी वजह से ऑफेंसेस यानी दंड का कारण बन सकती है। जैसे कि कोई इंग्रेडिएंट यूज कर लिया उसमें, या फिर कोई फूड में से कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकाल लिया, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ऑफेंसेस का कारण बन सकती है। सेक्शन 49 है प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेनल्टी, मतलब ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस है जिनकी वजह से आपको दंड का भागीदार बनना पड़ सकता है। तो 48 में ऑफेंसेस से रिलेटेड है और 49 में पेनल्टी से, मतलब आपको कौन कौन से दंड मिल सकते हैं और इसमें ऑफेंसेस आप कौन कौन सी चीजों में आपको ये क्राइम माना जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। देन सेक्शन 50 है पेनल्टी फॉर सेलिंग फूड नॉट ऑफ द नेचर और सब्सटेंस और क्वालिटी डिमांडेड। अगर किसी भी फूड की क्वालिटी एज पर द स्टैंडर्ड नहीं है, जो कि जिस क्वालिटी की मांग है, तो उसके लिए भी आपको पेनल्टी हो सकती है। तो ऐसे फूड को सेल करने के लिए आपको दंड मिल सकता है। तो ये सेक्शन 50 में दिया गया है। सेक्शन 51 है पेनल्टी फॉर सब स्टैंडर्ड फूड। अगर कोई फूड इस एज पर द स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड से बिलो है, तो उसके लिए क्या क्या पेनल्टी आपको मिल सकती है वो सेक्शन 51 में लिया गया है। सेक्शन 52 पेनल्टी फॉर मिस ब्रांडेड फूड। मिस ब्रांडेड फूड के लिए जो पेनल्टी है 52 में दे रखी है। सेक्शन 53 पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, और सेक्शन 54 है पेनल्टी फॉर फूड कंटेनिंग एक्सटर्नियस मैटर। एक्सटर्नियस मैटर का मतलब होता है कि एडल्ट्रेंट अगर आपने कोई यूज किया है, बाहरी चीजें अगर यूज की है उस फूड को, या फिर अमाउंट बढ़ाने के लिए या फिर चेंज करने के लिए कुछ ऐसा यूज किया है, तो उसके लिए आपको क्या क्या पेनल्टी मिल सकता है, ये सेक्शन 54 में दिया है। सेक्शन 55 है पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंपाइल विद द डायरेक्शंस ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। अगर आपने फूड सेफ्टी ऑफिसर के निर्देशानुसार अपने आपने कंपाइल नहीं किया, पालन नहीं किया लॉ को, तो उसके लिए क्या क्या पेनल्टी आपको हो सकती है, ये सेक्शन 55 में दिया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 56, पेनल्टी फॉर अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। अगर आपने फूड को हाइजीन तरीके से प्रोड्यूस नहीं किया है तो उसके लिए क्या क्या पेनल्टी है। सेक्शन 57 है पेनल्टी फॉर प्रोसेसिंग अडल्ट्रेंट। अगर अडल्ट्रेंट आपने यूज किया है तो उसके लिए क्या क्या जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 58 है पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशंस फॉर विच नो स्पेसिफिक पेनल्टी इज प्रोवाइडेड। इसका मतलब है कि अगर किसी चीज के लिए आपको पेनल्टी दी गई है और आप उसको नहीं मानते हैं, या फिर कोई लॉ के अंदर कोई आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा है पेनल्टी, तो उसके लिए भी आपको क्या पेनल्टी, क्या जुर्माना आपको लग सकता है, ये इसमें दिया गया है। तो इसमें अप्रॉक्सिमेटली 2 लाख रुपीज जो है पे करना पड़ सकता है सेक्शन 58 के अंडर। उसके बाद है सेक्शन 59, पनिशमेंट फॉर अनसेफ फूड। अगर आप अनसेफ फूड यूज कर रहे हैं अपने इंडस्ट्री में तो उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट है, ये इसमें दिया है। सेक्शन 60, पनिशमेंट फॉर इंटरफेयरिंग विद सीज्ड आइटम। अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने या फिर बड़े अथॉरिटी ने आपके आइटम्स को सीज कर लिया है और उसमें अगर आप इंटरफेयर करते हैं उनके काम में, तो उसके लिए आपको क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है, सेक्शन 60 में दिया गया है। सेक्शन 61, पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन। अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है तो उसके लिए क्या क्या आपको मिल सकती है पनिशमेंट। सेक्शन 62, पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग और इनपर्सोनेटिंग अ फूड सेफ्टी ऑफिसर।
अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर के काम में बाधा बन रहे हैं, उसके काम में अगर रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है, 62 में दिया गया है। सेक्शन 63 है पनिशमेंट फॉर कैरिंग आउट अ बिजनेस विदाउट अ लाइसेंस। अगर आप कोई फूड बिजनेस विदाउट लाइसेंस चला रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या पनिशमेंट मिल सकती है, ये सेक्शन 63 में दिया है। सेक्शन 64 है पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस। अगर आप एक ही गलती बार बार दोहराए जा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है, सेक्शन 64 में दिया गया है। सेक्शन 65 कंपनसेशन इन केस ऑफ इंजरी और डेथ ऑफ कंज्यूमर। यदि आपके फूड के कारण किसी कंज्यूमर को इंजरी या डेथ हो जाता है तो उसके लिए आपको क्या कंपनसेशन करना पड़ सकता है, मीन्स उसके नुकसान के लिए क्या भरपाई करना पड़ सकता है, ये सेक्शन 65 में दिया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 66 ऑफेंसेस बाय द कंपनीज। कई बार कंपनी से भी ऑफेंसेस हो सकती हैं, तो जो ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस है जो कंपनी कर सकती है, तो और उस समय पे कौन कंपनी का इंचार्ज है, कौन हेड है, उस पे ये जो पनिशमेंट जो है वो दिया जा सकता है। तो ये जितने भी ऑफेंसेस जो कंपनी कर सकता है और उसमें कौन कौन इंक्लूड हो सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है सेक्शन 66 में दिया गया है। उसके बाद सेक्शन 67 पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ फूड। अगर कोई भी फूड का आर्टिकल इंपोर्ट किया जा रहा है तो उसमें अगर कोई बीच में ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसको क्या क्या पेनल्टी हो सकता है इस एक्ट के अंडर, वो सारे सेक्शन 67 में दिया गया है। नेक्स्ट है चैप्टर 10 एडजुडिकेशन एंड फूड सेफ्टी एपेलेंट ट्रिब्यूनल, और इसमें सेक्शन 68 से 80 तक कवर किया गया है। तो जनरली अगर इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े रहते हैं सालों तक। तो अगर नॉर्मल कोर्ट में अगर फूड सेफ्टी का भी ये हियरिंग किया जाए तो फिर ये केस तो कभी सॉल्व ही नहीं होगा, सालों साल ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसलिए फूड से रिलेटेड लॉज के लिए एक सेपरेट से एक कोर्ट बनाया गया जिसको हम बोल सकते हैं फूड सेफ्टी एपेलेंट ट्रिब्यूनल। ये जो कोर्ट है ये फूड सेफ्टी से रिलेटेड, फूड लॉज से रिलेटेड हियरिंग करती है और अपना न्याय सुनाती है। तो इसमें सेक्शन 68 है एडजुडिकेशन। तो इसमें जनरली एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाता है इस चीज के लिए, जो कि इससे रिलेटेड सारे जितने भी केसेस है उसको हियर कर सके और उसका डिसीजन सुना सके। ये इसमें जो एजुकेटिंग जो ऑफिसर होता है उसके पास ना सिविल कोर्ट की तरह इसके पास पावर होता है, और ये जो है जो गिल्टी पर्सन है उसको ये एक ऑप्शन प्रोवाइड कर सकता है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे कोर्ट में। तो इस लॉ से रिलेटेड जितने भी है वो सब 68 सेक्शन में कवर किया गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 69 पावर्स टू कंपाउंड ऑफेंसेस। तो इस सेक्शन के अंदर जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी होता है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को पावर प्रोवाइड करता है कि जितने भी पैटी मैन्युफैक्चर है, मतलब जितने भी छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चर है जो खुद ही अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और अपने आर्टिकल्स को सोल्ड करते हैं, तो उन्होंने अगर कोई क्राइम किया है तो उनसे एज अ पेनल्टी वो मनी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कलेक्टेड मनी है वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज पर द सेक्शन 49। नेक्स्ट है सेक्शन 70 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एपेलेंट ट्रिब्यूनल। तो सेक्शन 70 में फूड सेफ्टी एपेलेंट ट्रिब्यूनल यानी ये जो फूड सेफ्टी का जो एक डिफरेंट एक कोर्ट है, इसका किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट और कौन कौन से ऑफिसर के क्या क्या रोल है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है 70 में दिया गया है। उसके बाद है सेक्शन 71 प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल के क्या क्या प्रोसीजर और पावर हो सकते हैं, सेक्शन 71 में कवर किया गया है। सेक्शन 72 सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिडिक्शन। इसका साफ मतलब है कि सिविल कोर्ट के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो फूड लॉ से रिलेटेड कोई भी न्याय ले सके। जो ये सारी जितने भी जो पावर हैं वो एपेलेंट ट्रिब्यूनल के पास होता है, सिविल कोर्ट के पास नहीं है। तो ये सेक्शन 72 में ये क्लैरिफाई करता है। उसके बाद है सेक्शन 73 पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केसेस समरली। सेक्शन 73 में बस यही बोला है कि जो कोर्ट के पास जो पावर है कि वो सारी केसेस की जो समरी जो है वो हियर करके वो उसके अकॉर्डिंग वो पनिशमेंट प्रोवाइड कर सकता है। तो ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल में आपको नहीं जानना है, बस आपको ये जानना है कि कौन से सेक्शन में किस चीज़ के बारे में बात की गई है।
सेक्शन 74 है स्पेशल कोर्ट्स एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्पेशल कोर्ट्स कौन कौन से और पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन कौन से इसमें दिया गया है ये। सेक्शन 75 है पावर टू ट्रांसफर केसेस टू रेगुलर कोर्ट्स, मतलब कि जो स्पेशल जो कोर्ट्स है वो रेगुलर कोर्ट्स में केसेस जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। सेक्शन 76 है अपील। अगर आप डिसीजन से, कोर्ट के डिसीजन से अगर आप खुश नहीं है तो आप दोबारा उसको अपील कर सकते हैं कोर्ट में। तो ये सेक्शन 76 में दे रखी है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन। सेक्शन 77 है टाइम लिमिट फॉर प्रोसिक्यूशन। किसी भी प्रोसिक्यूशन का टाइम लिमिट क्या हो सकता है, ये सेक्शन 77 में दिया गया है। सेक्शन 78 है पावर ऑफ कोर्ट टू इम्प्लीड मैन्युफैक्चर, कि मस कोर्ट के पास क्या क्या पावर है जो मैन्युफैक्चर को ऊपर इम्पोज कर सकता है और मैन्युफैक्चर के ऊपर इम्पोज कर सकता है, और भी सारी इसमें चीजें दे रखी है कोर्ट की पावर। उसके बाद है सेक्शन 79 मैजिस्ट्रेट्स पावर टू इम्पोज एनहेंस्ड पनिशमेंट। मीन्स मैजिस्ट्रेट के पास कौन कौन सी ऐसी पावर है कि वो और भी ज़्यादा पनिशमेंट जो है वो इम्पोज कर सकता है किसी भी मैन्युफैक्चरर, किसी भी पर्सन के ऊपर फूड सेफ्टी से रिलेटेड। उसके बाद है सेक्शन 80 डिफेंसेस विच मे और मे नॉट बी अलाउड इन प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट। तो इसमें कौन कौन से ऐसे डिफेंसेस है जो इस एक्ट के अंडर अलाउड नहीं है, वो सारी चीजें जो है वो सेक्शन 80 में दिया गया है। उसके बाद है चैप्टर 11 फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट एंड रिपोर्ट्स। तो इसमें जितने भी फाइनेंस ऑडिट्स और अकाउंट से रिलेटेड जो बातें हैं वो चैप्टर 11 में कवर किया गया है, जो कि 81 से 84 सेक्शन को कवर करता है। सेक्शन 81 है बजट ऑफ फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी की कितनी बजट आती है वो इसमें दिया गया है। उसके बाद फूड अथॉरिटी की क्या क्या फाइनेंसेस है वो सारे इसमें दिया गया है। और अकाउंट्स और ऑडिट जो फूड अथॉरिटी जो करता है वो सेक्शन 83 में दिया है। उसके बाद फूड अथॉरिटी जो है वो एक एनुअल रिपोर्ट रिप्रेजेंट करता है, हर साल जो है एक रिपोर्ट रिप्रेजेंट करता है फूड सेक्टर से रिलेटेड। तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेक्शन 84 में कवर किया गया है। उसके बाद है चैप्टर 12 मिसलेनियस। इसमें 85 से 101 सेक्शन तक कवर किया गया है। सेक्शन 85 है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस टू फूड अथॉरिटी एंड ऑब्टेन रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसे कौन कौन से पावर है जो कि मतलब फूड अथॉरिटी को वो डायरेक्शन निर्देश कर सके और उसके अकॉर्डिंग वो अपने रिपोर्ट्स को कलेक्ट कर सके। उसके बाद है सेक्शन 86 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के को ये डायरेक्ट कर सके, तो ये सेक्शन 86 में दिया गया है। सेक्शन 87 है मेंबर्स ऑफिसर्स ऑफ फूड अथॉरिटी एंड कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी टू बी पब्लिक सर्वेंट। इसमें ये दिया गया है कि जितने भी ऑफिसर्स है फूड अथॉरिटी के और जो मेंबर्स है और जो फूड सेफ्टी का जो कमिश्नर है वो सारे जो है वो एक पब्लिक सर्वेंट है, क्योंकि वो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारे जितने भी रूल्स रेगुलेशन जो बने वो पब्लिक के लिए ही बने गए हैं, पब्लिक की सुविधा के लिए ही बनाए गए, उनकी सेफ्टी के लिए ही बनाए गए। तो इनडायरेक्टली इनको हम पब्लिक सर्वेंट कह सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन 88 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर कोई एक्शन किसी सही काम के लिए लिया जा रहा है तो उस एक्शन को भी प्रोटेक्ट करने की भी जिम्मेदारी जो है इस लॉ के अंदर, इस एक्ट के अंदर ही आती है। तो ये सेक्शन 88 में कवर किया गया है। उसके बाद है सेक्शन 89 ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट ओवरऑल अदर फूड रिलेटेड लॉज। यानी ये जो एक्ट आने के बाद जितने भी जो पुराने लॉज थे उनके ऊपर भी ये अपना रूल अब चला सकता है। मीन्स अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये कंबाइन होकर एक अब इस एक्ट के अंदर ही सब कुछ इसमें कवर कर लिया गया है। उसके बाद है सेक्शन 90 ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज। यानी जितने भी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सब का ट्रांसफर एक डिपार्टमेंट से दूसरे में कौन कैसे काम करता है, इन सब से रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद है सेक्शन 91 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से पावर है ताकि वो रूल्स बना सके। फिर फूड अथॉरिटी के क्या क्या रूल्स हैं, फूड अथॉरिटी के क्या क्या पावर है जो जिसकी वजह से रूल्स रेगुलेशंस वो बना सके, सेक्शन 92 में दिया गया है। उसके बाद है सेक्शन 93 लेइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बिफोर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सामने जो रूल्स और रेगुलेशंस जो प्रेजेंट करना है वो सारी चीजें सेक्शन 93 में दिया गया है। उसके बाद है सेक्शन 94 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। अब स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या पावर हो सकते हैं जिसके जो वो रूल्स बना सके, तो ये सेक्शन 94 में दिया है। सेक्शन 95 है रिवार्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या रिवार्ड दे सकती है, ये सेक्शन 95 में कवर किया गया है। सेक्शन 96 है रिकवरी ऑफ पेनल्टी। अगर इन केस पेनल्टी इंपोज किया गया हो, अगर पे नहीं किया गया है तो उसके बदले में कोई लैंड का जो है एरिया वो एज अ रिवेन्यू उसको रख सकते हैं और उस समय तक जब तक उसका लाइसेंस जो है वो रद्द किया जा सकता है। तो ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन है ये 96 में कवर किया गया है।
उसके बाद है सेक्शन 97 रिपील एंड सेविंग्स। तो इसमें रिपील और सेविंग्स के बारे में जो है सेक्शन 97 में दिया गया है। उसके बाद है सेक्शन 98 ट्रांजिटरी प्रोविजंस फॉर फूड इन। तो इसका मतलब यही है कि जो अस्थायी रूप से जो प्रोविजंस है वो फूड स्टैंडर्ड की वो कौन कौन से हैं वो सेक्शन 98 में कवर किया गया है। उसके बाद है सेक्शन 99 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992 शैल बी डीम्ड टू बी रेगुलेशंस मेड अंडर दिस एक्ट। तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर जो है 1992 का अब वो इस एक्ट के अंदर आ गया है, तो उसके रूल्स रेगुलेशंस इसके अंदर अब वो फॉलो होंगी सब। उसके बाद है सेक्शन 100 अमेंडमेंट्स टू द इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट फीडिंग बॉटल्स एंड इन्फेंट फूड्स एक्ट 1992। 1992 में जो ये इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट फीडिंग बॉटल्स ये सब थे, इनका अमेंडमेंट करके इस एक्ट में अब ये डाला गया है। उसके बाद सेक्शन 101 है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। तब जितने भी इस फील्ड में डिफिकल्टीज है उसको रिमूव करने की जो भी पावर है, जो भी चीजें हैं, इस सब सारे सेक्शन 1 में दिया गया है। मतलब इस एक्ट की जो भी पावर है डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए, उन सब की जो इंफॉर्मेशन है सेक्शन 101 में दिया गया है। तो ये थे सारी सेक्शंस, चैप्टर्स और प्रोविजंस एफएसएस एक्ट 2006 की। तो इसमें जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो सेक्शन से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि कौन से सेक्शन में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो जनरली इसमें टॉपिक्स इसके टाइटल से पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने टाइटल को एक्सप्लेन करने की इसमें कोशिश की है। तो आपको ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिए कि कौन से सेक्शन में किस चीज़ की बात की गई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।